नमस्कार, न्यूज़ ऑल इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। वक्त हो चला है 25 फटाफट खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। निर्भया के नाबालिग गुनाहगार की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। डीसीडब्ल्यू ने दायर की है एसएलपी। डीडीसीए में धांधली के आरोपों पर जेटली का पलटवार। केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ आज करेंगे मानहानि का मुकदमा। दिल्ली सरकार ने किया डीडीसीए मामले की जांच का ऐलान। पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में जांच आयोग। राजधानी में पोल्यूशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार जमा करेंगे प्रदूषण कम करने का एक्शन प्लान। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी लुढ़का पारा। और चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब शेंजन में भीषण लैंडस्लाइड। 33 इमारतें जमींदोज, 59 लापता। निर्भया के नाबालिग गुनाहगार की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की वेकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अब तक हंगामों की भेंट चढ़ रहे संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामे के आसार हैं। डीडीसीए मामले में सोनिया गांधी का नाम घसीटे जाने से नाराज कांग्रेस आज इस मुद्दे पर संसद में हंगामा कर सकती है। कांग्रेस वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान से नाराज है जिसमें उन्होंने कहा कि डीडीसीए मामले में एक बीजेपी सांसद के कहने पर सोनिया गांधी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की। डीडीसीए मामले में कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों का सामना कर रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली आज आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराने वाले हैं। जेटली केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह और राघव चड्ढा, दीपक वाजपेयी के खिलाफ भी केस दर्ज कराएंगे। आम आदमी पार्टी ने भी जेटली के खिलाफ केस दर्ज कराने का ऐलान किया है। आप नेता संजय सिंह ने कल ट्वीट कर कहा कि वो आज जेटली के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। जेटली की ओर से मानहानि के मुकदमे की बात सामने आने के बाद आप नेता आशुतोष ने पलटवार किया है। आशुतोष ने ट्वीट कर जेटली को बीजेपी का सुरेश कलमाड़ी बताया। आशुतोष ने ट्वीट किया कि वो और उनकी पार्टी के नेता मानहानि के केस की धमकी से नहीं डरते। उन्होंने जेटली से आरोपों पर जवाब देने की मांग की है। राजधानी में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांसदों को बैटरी से चलने वाली 2 बसें भेंट करेंगे। पीएम इन इलेक्ट्रिक बसेस को लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में सांसदों को भेंट करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी आज असम के दौरे पर जा रहे हैं। जैदी वहां चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। असम में अगले साल मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जैदी अपने दौरे पर चुनाव अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। यूपी के संभल में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना बहजोई थाना क्षेत्र के किसैली गांव की है। गांव में एक शादी थी, मगर वहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और हारे हुए उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों से जमकर फायरिंग हुई। घायलों में 3 बाराती भी हैं। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में जहां भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आसमान साफ होने की वजह से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब शेंजन में एक पहाड़ से मिट्टी खिसकने के चलते हुए भूस्खलन में 33 इमारतें जमीन में धंस गईं। रविवार को हुए इस हादसे में कम से कम 59 लोग लापता बताए जा रहे हैं। चीन के सबसे बड़े शहरी हादसों में शामिल इस घटना के बाद 14 लोगों को मिट्टी के नीचे से बाहर निकाला गया। इस आपदा ने दक्षिण चीन के नए औद्योगिक पार्क में एक बड़े इलाके को अपने चपेट में ले लिया है।
करीब 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र कीचड़ और मलबे से ढके हुए हैं। दमकल कर्मी, पुलिस और स्वास्थ्य कार्यकर्ता समेत 1500 से ज्यादा लोग बचाव के काम में जुटे हुए हैं। चीन के अधिकारियों का कहना है कि मलबे में दबे लोगों में कुछ जिंदा हो सकते हैं। लैंडस्लाइड के चलते पास के एक गैस स्टेशन में भी धमाका हो गया। बीसीसीआई सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित बायलैटरल सीरीज की संभावना को खारिज कर दिया है। ठाकुर ने कहा, अब दोनों ही देशों के क्रिकेट बोर्ड्स के लिए इतने कम वक्त में सीरीज आयोजित करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। धोनी अगले साल होने वाले वर्ल्ड T20 तक टीम इंडिया के कैप्टन बने रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया के चयन के बाद चीफ सिलेक्टर संदीप पाटिल ने धोनी पर यह फैसला सुनाकर कप्तानी में बदलाव को लेकर चल रहे कयासों को खत्म कर दिया। जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थीं कि दिलवाले और बाजीराव मस्तानी के बीच जबरदस्त टक्कर होगी, वैसा होता भी दिख रहा है। लेकिन कमाई के मामले में दिलवाले बाजीराव मस्तानी से आगे चल रही है। रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले ने पहले दिन करीब 21 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। यह फिल्म इस साल 2015 की पहले दिन की कमाई के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। पहले और दूसरे स्थान पर सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो और बजरंगी भाईजान है। चलिए अब खबरें विस्तार से। डीडीसीए मामले में कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के आरोपों का सामना कर रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मानहानि का केस दर्ज कराने वाले हैं। जेटली आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जेटली केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी के खिलाफ भी केस दर्ज कराएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी वित्त मंत्री जेटली के खिलाफ इस्तीफे की मांग दोहराई है। पार्टी ने जेटली के खिलाफ केस दर्ज कराने का भी ऐलान किया है। जेटली की ओर से मानहानि के मुकदमे की बात सामने आने के बाद आप नेता आशुतोष ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर जेटली को बीजेपी का सुरेश कलमाड़ी बताया है और कहा है मानहानि के केस से वो डरते नहीं हैं, आरोपों पर जेटली को जवाब देना चाहिए। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज अरुण जेटली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं। सिंह ने कल इस बारे में ट्वीट किया, क्रिकेट कॉमनवेल्थ के आरोपी अरुण जेटली जी, आप बीजेपी के कलमाड़ी हैं। चोरी और सीना जोरी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ही कहूंगा। सुना आपने। मैं सोमवार को अरुण जेटली और उनके साथी घोटालेबाजों पर एफआईआर दर्ज करूंगा। और दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में वित्तीय घपले समेत कथित अनियमितताओं की जांच के लिए पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने का फैसला लिया है। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आयोग की अध्यक्षता के लिए वरिष्ठ वकील और देश के सॉलिसिटर जनरल रहे गोपाल सुब्रमण्यम को चिट्ठी लिखी है और उन्हें आयोग की अध्यक्षता के लिए तैयार करने के लिए कहा है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद डीडीसीए में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाला सनसनीखेज वीडियो लेकर सामने आए हैं। इसमें फर्जी कंपनियों को करोड़ों रुपए के भुगतान किए जाने का दावा किया गया है। विकीलीक्स फॉर इंडिया के इस वीडियो में यह बताया गया है कि डीडीसीए ने यह तमाम भुगतान अरुण जेटली के अध्यक्ष रहते हुए किए, यानी जारी राजनीतिक तूफान और बड़ा होने वाला है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के रिनोवेशन के लिए 24 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित हुआ, लेकिन खर्च हुए 114 करोड़ रुपए। रकम में इतना बड़ा फर्क क्यों आया और ये रकम किसे दिए गए? इन सवालों के जवाब 1999 से 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष रहे और वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली से पूछे जाने लगे। लेकिन ये सवाल सियासी गलियारों में चक्कर काटते भर रहे और इन सब के बीच बीजेपी के सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद डीडीसीए में भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले कुछ खास वीडियो के साथ मीडिया के सामने आए, जिसमें बताया गया कि डीडीसीए ने एक लैपटॉप का एक दिन का किराया 16,000 रुपए दिया, जबकि डीडीसीए ने एक प्रिंटर का एक दिन का किराया 4,000 रुपए दिए। हम आपके सामने एक ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन करेंगे जो विकीलीक्स फॉर इंडिया ने अलग अलग जाकर के
उन कंपनियों को खोजा जिन कंपनियों को डीडीसीए में कॉन्ट्रैक्ट्स मिला था, और आप खुद देखेंगे तो समझेंगे 28 मिनट की वीडियो है और 5 भाग में है। इसके लास्ट के भाग में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, करोड़ों वाले। इस वीडियो को विकीलीक्स फॉर इंडिया ने बनाया है, जिसमें उन तमाम कंपनियों का जिक्र किया गया है जिसे डीडीसीए ने काम के एवज में करोड़ों का भुगतान किया है। केएस एसोसिएट्स, करोल बाग, दिल्ली। विकीलीक्स इंडिया ने वीडियो में बताया कि इस पते पर यह कंपनी मिली। कंपनी के मालिक ने 2015 में डीडीसीए के लिए काम करने का दावा किया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि डीडीसीए ने 2015 में काम के एवज में 2013 में ही उसे भुगतान कर दिया। आरके ज्वेलर्स, दिल्ली। इस कंपनी को डीडीसीए ने लाखों रुपए का भुगतान किया। विकीलीक्स ने अपने वीडियो में बताया कि जांच के दौरान ज्वेलर्स ने डीडीसीए से किसी तरह के संबंध या उसके लिए कोई भी काम करने से मना कर दिया। अच्छी बात तो यह थी कि जांच में आरके ज्वेलर्स नाम की दुकान विकीलीक्स को मिल गई, लेकिन अभी भ्रष्टाचार के असली और बड़े पिटारों का खुलना बाकी था। सिटी टैक्स सॉल्यूशन, चित्रा विहार, दिल्ली। जांच में पता चला कि इस पते पर यह कंपनी कभी मौजूद ही नहीं थी, लेकिन इसे भी लाखों करोड़ रुपए डीडीसीए के खाते से मिले। मुंजाल कॉरपोरेशन, सदर बाजार, दिल्ली। जांच में इस पते को फर्जी पाया गया, लेकिन डीडीसीए ने इस काल्पनिक कंपनी को भी करोड़ों रुपए दिए। अगर इन तमाम बातों पर यकीन किया जाए तो कोई शक नहीं कि पिछले एक दशक में डीडीसीए में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। खास बात यह है कि ये सारी गड़बड़ियां अरुण जेटली के अध्यक्ष रहते हुए हुई हैं, लेकिन हैरान करने वाले 5 वीडियो पैकेज लेकर आने वाले कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री जेटली पर कोई भी आरोप लगाने से इनकार कर दिया। तो मैं, अगर आप लोगों को सब दिख रहा हो तो हम इसके माध्यम से भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। हमारा कतई किसी के विरोध, व्यक्तिगत रूप से कोई विरोध नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध है, वह बंद होना चाहिए। दरअसल कीर्ति आजाद 2009 से ही डीडीसीए में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब कुछ ऐसे सबूत उनके हाथ लगे हैं जो उनके आरोपों को अमली जामा पहनाते दिख रहे हैं। लिहाजा पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने इस भ्रष्टाचार के सीबीआई जांच करवाने की मांग की। तो अभी सीबीआई ने नोटिस दिया और सीबीआई ने नोटिस दिया और उसमें भी तीसरा नोटिस आ गया जिसमें उन्होंने आईपीएल के भी करार उन्होंने जो किए हैं उसके बारे में पूछा है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने में है। अभी तक अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी बोलता है तो वह कंपनी लॉ बोर्ड ने देखा, उनको पाउंडिंग कर दिया। अभी क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं देखा गया कि क्रिमिनल एस्पेक्ट में कहां पर कैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल एस्पेक्ट तो तभी होगा जब सीबीआई करेगी, लेकिन मेरा तो अनुरोध होगा कि इसके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और डीआरआई लगनी चाहिए। इस खुलासे के दौरान कीर्ति आजाद आए तो पूर्व क्रिकेटर के तौर पर, लेकिन उन पर राजनीतिक रंग न चढ़े ये मुमकिन नहीं था। आरोपों के घेरे में वित्त मंत्री हैं, वीडियो दिखाने वाले उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं। ऐसे में इस पूरे खुलासे को खेल की सफाई से ज्यादा सियासी चाल के तौर पर भी देखा जा सकता है, और यही वजह है कि कीर्ति आजाद ने इसके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना रोल मॉडल बताया और कहा कि पीएम मोदी के इसी मिशन ने उन्हें इस खुलासों के लिए प्रेरित किया। कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फैन हूं। भ्रष्टाचार हटाने के लिए जो उन्होंने मुहिम तेज की है, चलाई है, उसका समर्थन करते हैं। और यह मामला सामने आया है वो कतई कोई व्यक्तिगत न ले, यह हमारी लड़ाई बड़े पुराने दिनों से चल रही है। करप्शन को लेकर मोदी गवर्नमेंट का जीरो टॉलरेंस डीडीसीए स्कैम में दिखेगा या नहीं, इसका जवाब ढूंढना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि खेल संगठन की ये गड़बड़ी सियासी गलियारे में फिसलन पैदा कर सकती है। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने डीडीसी में हुए भ्रष्टाचार पर खुलासा कर सीधे तौर पर अरुण जेटली पर निशाना तो साधा, लेकिन सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार मानने से इनकार भी कर दिया। अब ये मामला कितना राजनीतिक रंग लेता है या फिर बीजेपी की कितनी सरदर्दी बढ़ाता है, ये टॉकिंग पॉइंट बना रहेगा। कैमरामैन जुगल किशोर के साथ गौरव अग्रवाल, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और आम आदमी पार्टी ने डीडीसीए पर कीर्ति आजाद के खुलासों के बाद प्रधानमंत्री से अरुण जेटली को कैबिनेट से हटाने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि जो आरोप वो लगा रहे थे उसकी पुष्टि खुद बीजेपी के सांसद भी कर रहे हैं।
पिछले 48 घंटे से भयानक दबाव डाला जा रहा था। भाजपा के संगठन मंत्री जो संघ की परंपरा से आते हैं वो उनके घर गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाकर उनकी पेशी लगाई, लेकिन चूंकि एक स्वाधीनता सेनानी के पौत्र हैं और नाम के साथ ही आजाद जुड़ा हुआ है, उन्होंने मिथिला की सत्य के साथ चलने वाली परंपरा का पोषण किया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर यह ओनस है कि आप अपने मंत्रिमंडल में, अपनी किचन कैबिनेट में, अपने 1, 2, 3 नंबर की पोजीशनिंग में क्या ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेंगे जिसके पास देश की वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण हो और जिसके ऊपर जो आरोप लगे हों वो सिद्ध हो रहे हों कि उनकी देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में, उनके संरक्षकत्व में करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि यह घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी सांसद के आरोपों को डीडीसीए ने बेबुनियाद करार दिया है और इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डीडीसीए के पदाधिकारियों ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि जिन बिलों और कंपनियों का हवाला दिया जा रहा है वो ना तो डीडीसीए के लिए काम करती हैं और ना ही उन्हें किसी तरह का भुगतान किया गया है। डीडीसीए ने यह भी दावा किया कि दिल्ली सरकार ने इसकी जांच के लिए अनधिकृत रूप से जो कमेटी बनाई है उसके अध्यक्ष सुब्रमण्यम डीडीसीए के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं और वो दिल्ली सरकार के वकील भी हैं। फैक्ट फिगर वो लोग दे रहे हैं वो सारी फैक्ट फिगर उनके हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत हैं। केवल एक कंपनी उनमें से है जिसके साथ में हमारे प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किया था, कुछ उनकी सर्विसेज हमने ली थी, वाज कंसल्टेंसी। उसके अलावा जितने भी नाम उन लोगों ने वहाँ पर लिए हैं वो सारे के सारे नाम बिल्कुल गलत हैं। एक भी नाम के साथ में डीडीसीए का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बिल हमारे वहाँ उनका अकाउंट फॉर्म नहीं हुआ है, कोई जमा नहीं हुआ है, कोई पेमेंट नहीं हुआ है। First, they don't have the power to set up a commission. This Home Ministry has made it very clear. Delhi government doesn't have the power. Second, two subjects. One is land, and we are registered under the company. And third, I would like to tell you that they have appointed Subramaniam as their chairman of the probe. And Subramanian has been their lawyer also, and they are making their judge also. कीर्ति आजाद के साथ टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन बिशन सिंह बेदी ने भी जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जेटली का बचाव किया है। First time I'm watching the CD also, and it's pretty clear, right? ये जितना मर्जी कह ले कि हमने कुछ नहीं किया और ये हंगामा ऐसे उठा रहे हैं, ये there cannot be any fire without smoke. ये तो आप जानते हैं ना। तो आज वो मौका मिला है कि इसके हमें विजुअल प्रूफ भी दिखाने का जो अवसर मिला है वो दिखा सके हम। जहां तक दिल्ली क्रिकेट का सवाल है, पहले भी यूपीए की सरकार में सीरियस फ्रॉड ऑफिस के द्वारा इंक्वायरी हुई थी, उसने उनके खिलाफ कुछ नहीं पाया। अब बाकी जो आरोप लगे हैं, डीडीसीए अपना एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया है, उसमें देखेंगे, लेकिन राजनीतिक पूर्वाग्रह से इस पूरे विषय को जो उठाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं उन लोगों ने से भी कहूंगा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे या लड़ने का दावा करते थे, वो आज भ्रष्टाचार में लगे हुए कुछ पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तक हंगामों की भेंट चढ़ रहे संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी हंगामे के आसार हैं। डीडीसीए मामले में सोनिया गांधी का नाम घसीटे जाने से नाराज कांग्रेस आज इस मुद्दे पर संसद में हंगामा कर सकती है। पार्टी वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस बयान से नाराज है जिसमें उन्होंने कहा कि डीडीसीए मामले में एक बीजेपी सांसद के कहने पर सोनिया गांधी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की। बता दें, जेटली ने कहा था कि उनकी पार्टी के एक सांसद श्रीमती सोनिया गांधी से मिले हैं और दोनों में उन्हें फिक्स करने को लेकर बात हुई है। जेटली का इशारा बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद की तरफ था। निर्भया का नाबालिग गुनाहगार रिहा हो गया है और फिलहाल एक एनजीओ की निगरानी में है, मगर आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हैं। नाबालिग दोषी की रिहाई के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव
पिटीशन दायर की है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की वेकेशन बेंच इस पर सुनवाई करेगी। दिल्ली महिला आयोग यानी डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया है कि रिहाई से पहले नाबालिग गुनाहगार के स्टेट ऑफ माइंड की जांच नहीं हुई है, लिहाजा उसे रिहा करना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग गुनाहगार की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। और निर्भया गैंगरेप केस का नाबालिग दोषी आखिरकार कमजोर कानून का फायदा उठाकर रिहा हो गया। हालांकि उसकी रिहाई के खिलाफ राजधानी में जोरदार प्रदर्शन भी हुए। रविवार को छुट्टी के दिन लोग निषेधाज्ञा तोड़कर इंडिया गेट पहुंचे, जिन्हें बाद में पुलिस ने वहां से जबरन हटा दिया। धारा 144 तोड़कर इंडिया गेट पर जुटे ये लोग निर्भया को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर निर्भया के नाबालिग दोषी को सिर्फ 3 साल की सजा के बाद ही क्यों रिहा कर दिया गया। रिहाई की खबर सुनकर निर्भया की मां पूरी तरह से टूट ही गई। समाज ने उस प्रतिनिधि चुन के कुर्सी पे बैठाया। आज आप लोग देख लीजिए कि समाज ने आपके साथ कितना वादा पूरा किया। 3 साल बीत गए, मैं संघर्ष करती रही, लेकिन आखिरकार सरकार ने उसको छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अगर नाबालिग दोषी को जेल में नहीं डाला जाता तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। जुनैल को छोड़ दिया गया है, अब आंदोलन तेज होगा, उग्र आंदोलन होगा। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसे जुनैल को सरकार छोड़ दिया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये रिहाई समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 16 दिसंबर 2012 की रात को उस नाबालिग आरोपी ने सबसे ज्यादा क्रूरता बरती। यहाँ तक कि बाल सुधार गृह में भी उसने अपने किए का कभी कोई पछतावा जाहिर नहीं किया। आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक उसका संपर्क आतंकियों से भी हो चुका है। तो ऐसे में उसकी रिहाई निर्भया के लिए तो अधूरी जंग है ही, समाज के लिए भी एक बड़े खतरे का आगाज है। हम अपना अधिकार मांगते। फिलहाल नाबालिग दोषी को रिहाई के बाद ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया है। रमन ममगई और प्रांजलि सिंह के साथ टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और धारा 144 तोड़कर इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को रविवार शाम पुलिस ने वहां से हटा दिया। ये लोग निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई का विरोध करने के लिए जुटे थे। पुलिस कार्रवाई के दौरान न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया संवाददाता प्रांजलि सिंह वहीं मौजूद थीं, जिन्होंने पूरी कार्रवाई का जायजा लिया। मैं इस वक्त राजपथ पर ही मौजूद हूँ। मैं दिखाना चाहूंगी कि सामने निर्भया की मां जो आशा देवी है वो बैठी हुई है। सारे जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए, कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, सब लोग यहाँ पर एकजुट हैं और आज हर कोई अपने साथ में न्याय की गुहार लगा रहा है, ये कहते हुए कि जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है। इसके साथ ही सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, देखिए पुलिस लोगों को हटाने की जो है वो कोशिश कर रही है। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? लोगों को जगह नहीं दे रही है। मैम, जो निर्भया के अपराधियों को फांसी देनी चाहिए, हम इसीलिए यहाँ पर आए। हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर हटा रहे हैं लोगों को। यहाँ पर बैठने की इजाजत नहीं दी गई है और यहाँ पर पुलिस वाले जो है वो हटा रहे हैं। यहाँ पर इनको इंडिया गेट पर भी इनको जगह नहीं दी गई थी और इसके साथ ही राजपथ पर से भी इनको हटाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो इंडिया गेट का जो पूरा इलाका है धारा 144 लागू कर दिया गया था। नाबालिग की रिहाई जो है इस वक्त भारी पड़ रही है। राजपथ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों को, जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको यहाँ से जबरदस्ती इनको उठा करके बसों में रखा जा रहा है, क्योंकि धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू कर दिया गया है। तस्वीरें हम आप साफ देख सकते हैं। पुलिस को यहाँ पर सख्त हिदायत है कि यहाँ पर आप किसी भी तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्या कहेंगे। हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि रेप के आरोपियों को कड़े से कड़ा कानून बनाकर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर एक नाबालिग छूटेगा तो कल 10 साल बस लूटेगा। एक नाबालिग छोड़ना, देश को क्राइम बढ़ाना है, क्राइम मत बढ़ाओ। 16 दिसंबर 2012 वो काली रात पूरे देश में किसी ने नहीं, कोई अभी तक इसे भूल नहीं पाया है।
देखिए इस वक्त इंडिया गेट के राजपथ पर मैं मौजूद हूँ और ये अब जो आखिरी जो भीड़ है वो निर्भया की मां की है। यहाँ पे पर निर्भया की मां यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ से जबरदस्ती अब देखिए ले जाया जा रहा है। ऐसी उम्मीद थी आपको? बिल्कुल नहीं थी। यहाँ लाने वाला, यहाँ खड़ा करने वाला, ये नौबत लाने वाला हमारा सरकार है। सरकार को शर्म आना चाहिए, अपने पद से हट जाना चाहिए। निर्भया की मां इस वक्त आशा जी थी, साथ में आप देख सकते हैं जबरदस्ती उन्हें जो है वो पुलिस इस वक्त उठा करके ले करके गई है। और ये आखिरी भीड़ इस वक्त जो थी वो निर्भया की मां और उनके साथ में जितने सपोर्टर्स थे उन सपोर्टर्स के साथ में ये आखिरी भीड़ इस वक्त आपको नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस फिलहाल सारे लोगों को हिरासत में लेकर के यहाँ से इस बस में बैठा करके अपने साथ में जा रही है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं प्रांजलि सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। और विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे को गरमाने की कोशिश की है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने रविवार को मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन किया। रविवार को ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 2 ट्रक पत्थर मंगाए गए। 6 महीने पहले देश भर से पत्थर इकट्ठा करने का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। इस पूरी कवायद के बीच जिला पुलिस सतर्क हो गई है और हालात पर नजर रख रही है। मंदिर निर्माण की बिल्कुल तैयारियां हो गई हैं। भगवान की कृपा से शीघ्र मंदिर जब निर्माण होगा तो पहले से शिला पूजी रहेंगी और शिला रहेंगी, तभी ना मंदिर का निर्माण होगा। केवल पत्थर से ही उसमें और इधर उधर की चीजें नहीं, मंदिर का जो निर्माण होगा केवल पत्थर से ही होगा। इसलिए वो पत्थर लगने के लिए पहले से ही तैयारी हो जाए। काफी मात्रा में पत्थर आ रहा है, आ भी गया है और आता रहेगा और पत्थर वही लगाया जाएगा। इसीलिए आज शिला पूजन हुआ है। और अब हम आपको दिखाते हैं सीसीटीवी में कैद एक ऐसा वीडियो जिसमें एक बच्चे को लोकल ट्रेन की चपेट में आने से बचते दिखाया गया है। ये घटना मुंबई के करीब ठाणे के अंबरनाथ की है, जहां 5 साल का एक बच्चा अपनी मां के साथ रेलवे पटरी से प्लेटफॉर्म पर नहीं चढ़ पाया और इतने में तेज रफ्तार लोकल ट्रैक पर आ गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग जब तक कुछ समझते तब तक एक शख्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस बच्चे को तेजी से प्लेटफॉर्म पर खींच लिया और बच्चे की जान बच गई। ये पूरी घटना पलक झपकने की तेजी से सामने आई, लेकिन जिसने भी इसे देखा वो यही बोल बैठा, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ठाणे के पास अंबरनाथ एक जगह है, वहां पर एक लोकल ट्रेन जो है वो तेजी से आ रही है ट्रैक पर और इस दौरान एक बच्चा, 5 साल का बच्चा जो कि ट्रैक से प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ नहीं पाता और इतनी देर में एक ट्रेन आ जाती है और एक शख्स इस बीच अपनी जान पर खेलकर बच्चे को तेजी से ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाकर उसकी जान बचा लेता है। अब बात व्यापम घोटाले की। व्यापम घोटाले में आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को भोपाल जेल से रिहाई हो गई है उनकी, और इस मौके पर उनके समर्थकों ने उनका फूल माला पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। भोपाल सेंट्रल जेल के बाहर उत्सव का ये माहौल व्यापम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की रिहाई की वजह से है। लक्ष्मीकांत शर्मा को 18 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली है। कठोर साधना से निकला हूँ, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर पर विश्वास रखता हूँ, खूब ईश्वर की आराधना की है। मुझे भगवान पर भरोसा है, नई जांच एजेंसी पर भरोसा है, मुझे माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। लक्ष्मीकांत शर्मा को जबलपुर हाई कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिली थी, जिसके बाद शनिवार को भोपाल जिला अदालत में जमानत की कार्रवाई पूरी हुई। इतनी खुशी है कि हम अपने बखान नहीं कर सकते, जितनी भगवान राम जब वनवास से लौटकर अयोध्या आए थे उस समय अयोध्या वासियों की खुशी थी, उसी प्रकार हमारे पूर्व मंत्री जी के आने पर हमारी सरोज लटेरी पूरा विदिशा जल तक खुश है। और ऊपर के जो लोग थे उनने फंसा दिया एक अच्छे आदमी को, उनने बहुत काम करे सरोज में, बहुत निर्धन लोगों का साथ दिया, गरीब जनता का साथ दिया, जिनकी नौकरी लगी उन्हें नौकरी लगवाई, लेकिन गलत तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस उनकी रिहाई पर हैरानी जता रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी बेल हो गई है। इतने हजारों लाखों बच्चों के जीवन के साथ जिनने खिलवाड़ किया उनको बेल मिलना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ ने उनके खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा, डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा, आरक्षक भर्ती परीक्षा, पीएमटी परीक्षा और दुग्ध संघ भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े से जुड़े हैं। बहरहाल अब इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। संजीव कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, भोपाल। Years ago, we